नाज़रीन, आज मिडिल ईस्ट में अमन जो है वो यूरोप की, वेस्ट की सबसे ज्यादा जरूरत बन गई है, मोर देन एवर। ये ममालिक जो है वो इसराइल की जंगों को सपोर्ट करते रहे हैं, फंड करते रहे हैं, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ और जिस तरह से ये जंग इंटरनेशनल हो चुकी है, इसकी क्राइसिस इंटरनेशनल सतह के ऊपर देखे जा रहे हैं, तो यूरोप खुद इसराइल की जंगों से सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। तो आज यूरोप के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि वो इसराइल की जंगें रुकवाए, वगरना इससे पहले यह था कि इसराइल यहां पर बमबारी कर रहा है और वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से यूरोपियंस, उनकी इकॉनमीज इस पोजीशन में नहीं है कि वो मजीद इसराइल के इन जंगों को जब वो सपोर्ट कर सकें। मिसाल के तौर पे जो सबसे बड़ी खबर यूरोप से आ रही है कि यूरोप में शदीद फ्यूल शॉर्टेज हो रही है, और आज IEA यानी जो एनर्जी एजेंसी है, नॉट एटॉमिक एजेंसी, एक एनर्जी एजेंसी भी है जो कि फ्यूल कितना रिजर्व रखना है, किस तरह से उसको स्टोर रखना है, क्या सप्लाई और शॉर्टेज है, वो सारा वो बताते हैं। सो आज उन्होंने कहा कि यूरोप के पास सिर्फ चंद हफ्तों का फ्यूल बाकी रह गया है। अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ना खुला, सप्लाई चेन जो है वो स्मूथ ना हुई, 2-4 टैंकर्स गुजरने से कुछ नहीं होता, ये पूरी सप्लाई चेन होती है जो कि स्मूथली फ्लो करनी चाहिए। सो चंद वीक्स का फ्यूल रह गया है यूरोप के पास, और बहुत जल्द यानी अगले 4, 5, 7, 8 दिनों के अंदर जो एयरलाइंस हैं वो अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करने जा रही हैं। जेट फ्यूल की सबसे ज्यादा कमी है, एयरलाइंस है वो अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करने जा रही हैं। बहुत सारी एयरलाइन जब वो ग्राउंड हो जाएंगी तो एयरलाइंस को जो नुकसान होगा ओवरऑल मुकम्मल, देखें जब एयरलाइंस ही काम नहीं करेंगी तो पूरा मुल्क ही ठप हो जाता है। जब एयरलाइंस काम नहीं करती है ना तो पूरा मुल्क ठप हो जाता है। इतने बड़े क्राइसिस को यूरोप किस तरह से फेस करेगा? सो आज ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को लिंक कर दिया है लेबनान के साथ, फलस्तीन के साथ, और इजरायली एग्रेशन के जवाब में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होगा, इससे जब उनकी दौड़ें लगी हैं। सो आज वो लम्हा हम देख रहे हैं कि वो खुद सबसे ज्यादा ट्रबल में आए हुए हैं। चाइना की बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ रही है। चाइना ने कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर ईरान का जो लेजिटिमेट राइट है उसको तस्लीम करते हैं और बाकी दुनिया भी उसका एहतराम करे। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और टेलीग्राफ ने लिखा है कि प्रेसिडेंट शी हैज जस्ट शोन अस कि ईरान वॉर किस तरह से ग्लोबल बन सकती है। यानी चूंकि चाइना भी आगे से इकदाम उठा रहा है, सोलर पैनल से लेकर रेयर अर्थ मिनरल से लेकर। सो अब देखें ना कि लेबनान के लिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद किया, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में अमेरिका ने फिर ब्लॉकेट लगाया और मसला पड़ गया चाइना से, फिर आगे से चाइना ने रिस्पॉन्ड किया। सो इस तरह से ये इस जंग को ईरान ने और चाइना ने ग्लोबल बना दिया, जिसके असरात जो वो ग्लोबल हैं। तो इसलिए बहुत प्रेशर है। यूरोप कैसे चलेगा मुझे बताइए? ये एयरलाइंस बंद होने जा रही हैं, आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। और यूक्रेन की जंग ने सिर्फ 2% मुतासर किया है सप्लाई चेन को, सिर्फ 2%, और यहां तो 25% से ज्यादा सप्लाई चेन मुतासर हो चुकी है। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो सिर्फ एनर्जी सप्लाई नहीं है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, वहां से बहुत कुछ और जा रहा है। ईरान ने अपनी जो ड्रोन प्रोडक्शन है उसको कई गुना बढ़ा दिया। ईरान तेजी के साथ प्रोडक्शन करता चला जा रहा है क्योंकि एक और जंग हो सकती है, इसके खतरात मौजूद हैं। और ईरान ने कहा है कि जो वॉरशिप्स हमला करने के लिए आएंगे उनको हम गर्क कर देंगे। और अभी जो ईरानी आर्मी चीफ है उसने धमकी लगाई है, वार्निंग जारी की है कि अगर ग्राउंड अटैक हुआ तो हम फिर किस अंदाज में रिस्पॉन्ड करेंगे। यानी ईरान के मुख्तलिफ ओहदेदारान जो है वो ग्राउंड अटैक के हवाले से वार्निंग जो जारी कर रहे हैं। दैट मीन्स कि कोई ऐसा थ्रेट एग्जिस्ट करता है, अमेरिका और इसराइल एक ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ईरान उनको वार्निंग जब जारी कर रहा है और मुख्तलिफ ओहदेदार जब स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। ईरान के जो स्पीकर हैं उन्होंने लेबनान के जो स्पीकर हैं नबी बैरी, उनके साथ कॉल पर बात की है। और ईरान के स्पीकर ने कहा है कि ईरान के लिए सीज फार ईरान में उतना ही जरूरी है जितना लेबनान में उनके लिए जरूरी है। यानी लेबनान में जंगबंदी को हम उतनी तरजीह देते हैं जैसे ईरान में जंगबंदी को हम तरजीह दे रहे हैं। लेबनान को हम किस सूरत छोड़ेंगे नहीं, अकेला किस सूरत जब नहीं उसको छोड़ेंगे। और साथ दोनों ने जो लेबनीज गवर्नमेंट की डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है इसराइल के साथ, उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे नबी बैरी ने कहा कि लेबनान को आइसोलेट करना एक ब्रॉडर रीजनल फ्रेमवर्क से
यह लेबनान को कमजोर करने वाली बात है। देखिए, लेबनान के लिए स्ट्रेंथ की बात यह है कि जो एक ब्रॉडर रीजनल टॉक्स हो रही हैं, लेबनान उसमें डिस्कस हो। इजराइल की तो कोशिश यह है कि वो लेबनान को सेपरेट करे ताकि लेबनान के साथ जो कुछ करता रहे कोई रोक ना सके। मुझे बताइए कि जो सीज फायर के चंद ही घंटों में इजराइल ने वहां पर बमबारी की और सैकड़ों लोगों को शहीद कर दिया, जख्मी कर दिया, उसका बदला कोई ले सका है? उसको कोई अकाउंटेबल ठहरा सका है? सो ये लेबनीज गवर्नमेंट की सबसे एक भोंडी अप्रोच है कि वो लेबनान को सेपरेट कर रहा है फ्रॉम ब्रॉडर रीजनल फ्रेमवर्क से। सो दोनों ने इसको जब तनकीद का निशाना बनाया है। और जो ईरान के स्पीकर हैं उनकी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ जब मुलाकात हुई है, एंड अगेन पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो स्पीकर से यूनिफॉर्म के अंदर मिल रहे हैं। अच्छा, चूंकि जो ईरान के स्पीकर हैं ये फॉर्मर IRGC के कमांडर भी हैं। सो IRGC के उहदेदारान के साथ तो ज़ाहिर अभी फील्ड मार्शल की मुलाकात नहीं हो रही, तो ये समझ लें IRGC ही के नुमाइंदे हैं, IRGC के कमांडर ही से समझे मुलाकात हो रही है। तो वहां पर फिर उन्होंने यूनिफॉर्म पहन लिया, पहले वो यूनिफॉर्म में उतरे, फिर अब्बास अरगची के साथ सिविलियन ड्रेस में मुलाकात की जिसमें उन्होंने टाई नहीं लगाई, अब फिर उन्होंने यूनिफॉर्म जब पहन ली। तो ये एक सिग्नलिंग है जो ईरान के साथ पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है। इस वक्त जो टॉक्स हो रही हैं उसमें ये कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की जानिब से कि जो सीज फायर है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, यानी 21 अप्रैल से इसको 1 हफ्ते या 2 हफ्तों के लिए मजीद एक्सटेंड किया जाए ताकि उसी दरमियान जो टॉक्स है वो जारी रहें और किसी हतमी मुआहदे तक पहुंचा जाए। लेकिन ये सीज फायर तभी एक्सटेंड होगा क्योंकि ईरान की वाज़ेह शर्त है कि पहले लेबनान में सीज फायर करवाएं, तो इसलिए वहां पर भी एक चांसेस है कि लेबनान में जो वो सीज फायर हो जाए। लेकिन यहां पर एक एफर्ट यह है कि सीज फायर को ओवरऑल जब एक्सटेंड किया जाए। और उसके बाद ज़ाहिर है कतर से भी राब्ते हैं, तुर्की से भी हैं, मिस्र के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अमेरिका पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की, इन 4 मुल्कों का बड़ा मजबूत अलायंस है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। एंड मिस्र भी राब्ते में है, मिस्र के साथ भी ताल्लुकात जब वो आगे बढ़ रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि अब कोई हतमी मुआहदा होता है, राउंड होने की तवक्को है, लेकिन कोई हतमी मुआहदा आखिर में होगा या नहीं होगा इस बारे में भी कहना कुछ भी कबल इस वक्त होगा। अच्छा, अब हम हेडलाइन जब शेयर करते हैं, नाज़रीन, जो अमेरिका का लॉस हो रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। अमेरिका उसको छुपाता रहा है लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है, जिसमें सबसे बड़ा वाक़या जो हुआ है, जो अमेरिका ने ये माना है कि उनका एक अहम तरीन ड्रोन गिरा है जिसकी मालियत जो है वो 2 F-35 तैयारों से भी ज़्यादा है। और इसकी एक अहमियत यह है कि F-35 तैयारे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो ड्रोन्स हैं ये टोटल 20 हैं अमेरिका के पास। और अमेरिका ने जो जदीद तरीन उन्होंने ड्रोन्स बनाए हैं वो ये वाला ड्रोन है जिसको ईरान ने गिराया है और ड्यूरिंग द वॉर ये गिरा। इसकी मालियत जब $240 मिलियन है। कल ये खबर आई थी, आज CNN ने इसके ऊपर लिखा है कि बाकायदा शौक है अमेरिका में कि ये कैसे हो गया। ये जो ड्रोन है बहुत हाई अल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई कर सकता है, 24 आवर फ्लाई कर सकता है ये, और ये बहुत वास्ट मैरीटाइम एरिया में ये मॉनिटरिंग कर सकता है। बहुत यूनिक इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं। ये उनकी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा शाहकार था जो ईरान ने गिरा दिया है, और $240 मिलियन की मालियत। इस पर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बहस हो रही है कि ये कैसे हुआ, और इस तरह की दैट मीन्स कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका आगे चलकर रिवील करेगा। चाइना ने कहा है कि हम ईरान की जो सोवरेनिटी है और सिक्योरिटी है ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, इसको सपोर्ट करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर ईरान के लीगल राइट्स हैं, हम इसको सपोर्ट करते हैं, और हम सबको ये कहते हैं कि वो ईरान के इन राइट्स का एहतराम करे और उनको प्रोटेक्ट करे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यानी चाइना खुलकर सामने आ गया और वो कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर ईरान का लीगल राइट है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, और बाकी दुनिया भी इसको सपोर्ट करे। ज़ाहिर है ये रीजन के मुल्कों को भी मैसेज है जो ये अमेरिका को कह रहे हैं कि आओ आओ हमला करो। कुछ 1-2 मुल्क हैं ना जो कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि चाइना ईरान के लिए सख्त जब स्टैंड ले गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के मामले पर। और चाइनीज़ जो एक्सपर्ट्स हैं, आला उहदेदारान हैं, वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका एक तो ये जंग हार चुका है, दूसरा इसका मेजर इकोनॉमिक लॉस हुआ है। बहुत बड़े लेवल के ऊपर अमेरिका का इकोनॉमिक लॉस हुआ है। रशियन मीडिया की ये रिपोर्ट है और चाइनीज़ एक्सपर्ट्स को वो कोट कर रहे हैं कि मेजर इकोनॉमिक लॉसेस फॉर वाशिंगटन विदाउट क्लियर गेन्स इन कन्फ्रंटिंग ईरान।
कोई क्लियर कामयाबी हासिल अमेरिका नहीं कर सका, बावजूद इसके कि उसने अपना नुकसान भी बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन कामयाबी भी हासिल कोई नहीं हुई। अमेरिका ने कोई अपने ऑब्जेक्टिव्स इस जंग के अंदर हासिल नहीं किए और उल्टा उसने इंटरनेशनल लॉ को इस तरह खुले अंदाज के अंदर वायलेट किया। उसका मकसद ईरान में रिजीम चेंज करना था, जो कि वो नहीं कर सका। जो कॉस्ट हुई है इस जंग की वो एक्सट्रीमली हाई है। बहुत जल्द वो मुकम्मल कॉस्ट जो है वो दुनिया के सामने आएगी। एक तो मैसिव मिलिट्री स्पेंडिंग करना पड़ी है, जो खर्चा हुआ है डेली, आपको पता है 102 बिलियन डॉलर डेली खर्चा हो रहा था। फिर जो इनके इक्विपमेंट्स तबाह हुए हैं उसका खर्चा अलग है। फिर जो इन्होंने मिनिशन गिराए हैं उसका खर्चा अलग है। सो बहुत हाई कॉस्ट है जिसका हासिल उसूल कुछ भी नहीं है। सो इसलिए हम ये कहते हैं कि इस जंग में अमेरिका के लिए पहले दिन से कुछ नहीं है। उसकी वजह सिर्फ नाज़रीन ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान को बहुत पावरफुल है अमेरिका के मुकाबले में। उसका मतलब यह है कि अमेरिका एक कमज़ोर मुल्क को शिकस्त देने में, उसको सरेंडर करवाने में उसको इतने साल लगेंगे, इतनी कीमत उसको चुकाना पड़ेगी। कल को कई सालों के बाद जब ईरान सरेंडर भी कर जाएगा, जिसके वैसे कुछ चांसेस नहीं है, लेकिन सपोजली अगर सरेंडर कर भी जाएगा तो इसकी कीमत इतनी बढ़ चुकी होगी अमेरिका के लिए कि अमेरिका के लिए जो जीत है वो बेमानी हो जाएगी और इसका सुपर पावर स्टेटस या तो खत्म हो चुका होगा या बहुत ज्यादा नीचे आ चुका होगा। तो एक कमजोर से मुल्क को, जिससे अमेरिका को कोई खतरा नहीं है, उसको सरेंडर करवाने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना ये कोई विजडम की बात नहीं है। इसलिए अमेरिकी सदूर जब उसको अवॉइड करते आए हैं, क्योंकि इसराइल चाहता है। अभी जॉन कैरी एक बार बार बता रहा है मीडिया पर आकर के कैसे नेतन्याहू ने एक एक सदर को लाकर प्रपोजल दिया। उन्होंने कहा ठीक है, ईरान पर साइबर अटैक जारी रखो, सैंक्शन करो, ये सारा करो, लेकिन जंग करने का कोई फायदा नहीं है। कीमत हमें चुकाना पड़ेगी, वो बहुत ज्यादा होगी और हमारे लिए जीत बेमानी हो जाएगी। ईरान हमारे लिए तो कोई बड़ा खतरा है ही नहीं, समझ रहे? तो ये बुनियादी बात है। इसलिए अमेरिका के लिए जंग में पहले दिन से कुछ नहीं। सो चाइनीज एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि अगर जो ऑयल है, अगर ये 100 के ऊपर स्टेबलाइज हो जाता है, यानी 100 से ये नीचे नहीं आता, बेशक 100 से ऊपर भी ना जाए, लेकिन 100 के राउंड अबाउट अगर ये आकर इस इधर ही खड़ी हो जाती है प्राइस और 50, 60, 70 के करीब नहीं आती नीचे, अमेरिकन इकॉनमी के लिए और अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए इसको बर्दाश्त करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये 100 के राउंड अबाउट ये प्राइसेस रहीं। और खुद जो पेंटागन की नाज़रीन रिपोर्ट सामने आ रही है, पेंटागन के मुताबिक जो म्यूनिशंस, जो वेपन्स अमेरिका ने इस जंग में इस्तेमाल किए हैं, उसको दोबारा बनाने में, उन स्टॉक पाइल्स को रीफिल करने में कई साल का अरसा अमेरिका को लगेगा और कई बिलियन डॉलर अमेरिका को उसके लिए अदा करने पड़ेंगे। और सबसे अहम बात, उसके लिए बहुत बड़ी तादाद में चाइना से रेयर अर्थ मिनरल्स लेना पड़ेंगे। तो चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स कितने देगा, कितने नहीं देगा? सो डायरेक्टर ऑफ पेंटागन मिसाइल डिफेंस एजेंसी, उन्होंने ये कहा है कि यूनाइटेड स्टेट वुड नीड ईयर्स टू रिप्लेनिश इट्स स्टॉक्स ऑफ एम्यूनिशन यूज्ड इन वॉर अगेंस्ट ईरान। अभी तो ये दोबारा जंग करने का इरादा रखते हैं और पहले वाले जो इनके एम्यूनिशंस और मिसाइल और वो जो इतना जो एयर डिफेंस है उसके मिसाइल ये कैसे बनाएंगे और कब तक बनाएंगे। इसलिए जो गल्फ कंट्रीज हैं, वो कोई चाइना जा रहा है, कोई साउथ कोरिया जा रहा है, कोई बरतानिया जा रहा है, कोई इटली जा रहा है, लेकिन ये भी सारे अमेरिका के इत्तेहादी हैं। अगर अमेरिकी वेपन्स इन मुल्कों को नहीं बचा सके तो बाकियों की टेक्नोलॉजी तो अमेरिका से भी इंफीरियर है। तो इस जंग ने बहरहाल बहुत सारे डायमेंशंस में बहुत कुछ बदल दिया है। अब वेपन की जो सुपीरियरिटी है वो भी चैलेंज हो चुकी है। तो अब जरा देखिए, हेड ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यूरोप हैज मैक्सिमम जो ऑयल इसके पास है ये 6 वीक्स का है मैक्सिमम। और अगेन कोई भी मुल्क इतना करीब नहीं जा सकता कि उसके पास 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का ऑयल रह गया हो। उसके बाद फिर क्या होगा भाई? आप अपने मुल्क को उस पोजीशन में तो नहीं ना ला सकते जहां पर इस वक्त क्यूबा पहुंच चुका है कि मतलब पता चले जी बरतानिया से ऑयल ही खत्म हो गया या जर्मनी से वो जनाब बिल्कुल ऑयल रिजर्व बिल्कुल जीरो हो गया। कोई भी मुल्क इतना करीब अपने रिजर्व्स को खाली नहीं कर सकता, ये बात ध्यान में रखें। सो ये 1-2 वीक्स की बात है सिर्फ। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लाइट कैंसिलेशन सून, CNBC लिख रहा है सिस्टमैटिक जेट फ्यूल शॉर्टेज है ये हो रही है यूरोप में, फ्लाइट्स कुड बी हिट हार्ड।
बहुत सारी एयरलाइंस का बिजनेसेस जो तबाह हो जाएंगे। यूरोपियन एयरलाइंस फेस फ्यूल शॉर्टेज विद इन वीक्स, न्यूयॉर्क टाइम। यूरोप का मीडिया लिख रहा है यूरोप गियर्स अप फॉर एनर्जी क्राइसिस, बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस यूरोप को हिट करने जा रहा है। सो ये जो इजराइल का तमाशा है ये यूरोपियन पावर्स ही ने रचाया है। ये इजराइल का तमाशा यूरोपियंस ने ही रचाया है, जिसके नतीजे में मिलियंस ऑफ लोग मारे गए, जख्मी हुए, कितने ही मुल्क तबाह बर्बाद कर दिए गए, मिलियंस ऑफ फलस्तीनी डिस्प्लेस हुए, मिलियंस ऑफ शामी, लिबियंस, इराकीज डिस्प्लेस हुए। ये सब इजराइल का रचाया हुआ तमाशा है। और आज भी आप देखिए रोज मासूम लोगों की जानें जा रही। सो आज एक बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस यूरोप को हिट करने जा रहा। फ्यूल शॉर्टेज कुड डिसरप्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स। ठीक है, तो ये बहुत सारा मीडिया जब रिपोर्ट कर रहा है कि एक सीवियर क्राइसिस आने वाला है, इसलिए यूरोप की दौड़ें लगी हुई हैं कि ये जंग जब रुकवाई जाए। लेकिन बहरहाल देखेंगे अमेरिका के अंदर एक बड़ी तब्दीली देखने को मिली है। वो ये है कि जो डेमोक्रेट्स हैं उसमें बहुत एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर डिक्लाइन आया है इजराइल की सपोर्ट में। जो अभी ताज़ा तरीन वोटिंग हुई है उसमें ज़ाहिर है वो कामयाब तो नहीं हो सकी, लेकिन जो वोटिंग की रेशो है वो बहुत हैरान कुन है। मिसाल के तौर पर जो 47 डेमोक्रेट्स हैं सेनेट में, उनमें से 40 जो डेमोक्रेटिक सेनेटर्स हैं उन्होंने कहा है कि इजराइल को बिल्डोजर जब वो सप्लाई ना किए जाएं। 47 में से 36 ने कहा है कि इजरायली आर्मी को बॉम्ब्स ना प्रोवाइड किए जाएं। किसी भी डेमोक्रेटिक सेनेटर ने सप्लाइंग वेपन को सपोर्ट नहीं किया है, यानी किसी ने ये नहीं कि इस फेवर में किसी ने भी वोट नहीं डाला, लेकिन ओवरऑल 47 में से 40 ने खुलकर कहा कि बल्कि रोकना चाहिए। बाकी जो 7 है वो ये नहीं कह रहे कि भाई भेजो, लेकिन बहरहाल वो उन्होंने वोट नहीं किया इस फेवर में। तो ये मेजॉरिटी ऑफ डेमोक्रेट जो हैं, यानी 47 में से 40 फेवर में आ गया ना, तो बस बात खत्म हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा एक झटका है जो इजराइल में महसूस किया जा रहा है कि ये हो क्या रहा है। और ये एक्सियोस की रिपोर्ट है। देखें ये जो डेमोक्रेट्स हैं ना और रिपब्लिकन्स, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए आप देखें चाहे बुश आए या ओबामा आए, ओवैसी मुल्कों पर तबाही आनी ही आनी है। और बुश आया, फिर ओबामा आया, फिर ट्रंप आया, फिर बाइडन आया। आप ये 26 साल अगर आप देखें तो किसी ने रहम नहीं खाया किसी ओवैसी मुल्क पर, कोई पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। लेकिन मैं सिर्फ एक फ़र्क आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूं कि आज डेमोक्रेट्स में इतनी बड़ी तब्दीली क्यों आ रही है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में एक फ़र्क ज़रूर है। रिपब्लिकन जो हैं वो उन स्टेट्स से आते हैं जिनका बैकग्राउंड स्लेवरी का है, यानी जो अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी उसमें एक तबका वो ये कह रहा था कि जो इंसानों की ग़ुलामी है उसको जारी रखना चाहिए, लेकिन जो दूसरा है वो ये कह रहा था नहीं, अब इस ग़ुलामी को ख़त्म होना चाहिए। चूँकि ये जो कह रहे थे ग़ुलामी को जारी रखना चाहिए, इनकी बड़ी बड़ी फार्म लैंड्स थी, वहाँ पर इंसानों को ग़ुलाम बनाकर काम करवाया जाता था, तो इसलिए ये इस हक में थे कि इंसानों को ग़ुलाम बना के जब रखा जाए। तो ये रिपब्लिकन्स उन रियासतों से आते हैं जिन्होंने ग़ुलामी की हक में जिनका नज़रिया था, जिनकी सोच थी इतनी बेरहमाना। तो आपको बता रहा कि इजरायली जो है वो भी स्लेवरी को जायज़ समझते हैं, ज़ायनिस्ट स्लेवरी को जायज़ समझते हैं। तो इसलिए रिपब्लिकन्स की और ज़ायनिस्टों की सोच बहुत ज़्यादा मिलती है। वैसे मैंने आपको बता दिया फ़र्क कोई नहीं है, जब कोई भी सदर बनता है तो वो इजराइल का सपोर्टर ही होता है। लेकिन चूंकि आज अमेरिका में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, पब्लिक ओपिनियन में फिर एक स्पेस क्रिएट हो रही है कि इजराइल पर क्रिटिसाइज किया जा सकता है, तो इसलिए डेमोक्रेट्स आगे हैं इस बदलाव में, चूंकि एक फ़र्क है जो बहरहाल इन दोनों में एग्जिस्ट करता है। जनाब अली, ईरान ने यह कहा है कि ईरान के जो आर्मी है उसके कमांडर ये कह रहे हैं कि कोई भी ग्राउंड अटैक हुआ तो उसका बहुत सख्ती से जवाब दिया जाएगा। अगेन अब ये इससे पहले मोहसिन रज़ाई कह रहे थे और अब ये आर्मी के कमांडर कह रहे हैं, मुख्तलिफ ओहदेदार ये बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ऐसा कोई ख़तरा साथ साथ एग्जिस्ट करता है। और उन्होंने कहा कि जो भी जहाज़ आएंगे यहाँ पर हमला करने के लिए हम उनको गर्क कर देंगे। और ईरान के आर्मी चीफ ये बता रहे हैं कि हमने 10 गुना जो ड्रोन की प्रोडक्शन है इसको बढ़ा दिया है। और ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, उन्होंने कहा है कि इस जंग के बाद
ईरानियंस को सैंक्शन जैसा कोई मसला नहीं रहेगा। अब या तो वो ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका सैंक्शन हटा देगा, उसको हटाना पड़ेंगी। एंड अगेन मैं आपको बता दूं, आज अमेरिका के इंटरेस्ट में है कोई ये सैंक्शन का खात्मा करे, इवन रशिया से सैंक्शन का खात्मा करे, क्योंकि ईरान और रशिया और इन मुल्कों पर जो सैंक्शन लगी हैं, यही मुल्क हैं जो पैरेलल सिस्टम दुनिया में लेकर आ रहे हैं। तो सैंक्शन अगर ना लगती तो ना ये पैरेलल सिस्टम की तरफ जाते, ये डॉलर में ही अपना ऑयल बेच रहे होते। सो आज अमेरिका के इंटरेस्ट में है कि ये सैंक्शन को ख़त्म करे। तो या तो वो ये करेंगे अमेरिका सैंक्शन ख़त्म करेगा, या फिर ये है कि पैरेलल सिस्टम इतना मजबूत हो चुका होगा कि फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब देखना कि पाकिस्तान और ईरान और सेंट्रल एशिया का एक ट्रेड रूट बन गया है, इस पर आप क्या सैंक्शन लगाएंगे? ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि ईरान ये चाहता है कि अकाउंटेबल ठहराया जाए जो असैसिनेशंस हुई हैं ईरानी लीडरशिप की, उसके ऊपर अमेरिका और इजराइल को अकाउंटेबल ठहराया जाए। और स्पीकर की बात हुई नबी बैरी के साथ, और नबी बैरी ने जो बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि बहुत ही हैरानकुन बात है कि लेबनीज जो ऑफिशियल्स हैं वो वाशिंगटन गए, मकसद था सीज फायर लेकर आना, और जब वो वापस आए तो उल्टा ये डिमांड इजराइल की लेकर आए हैं कि हिजबुल्लाह को डिसार्म करना। एक इलॉजिकल और नॉनसेंस डिमांड, बमबारी जारी है, और डेलिबरेटली एक एक बिल्डिंग को इजराइल वैसे ही सफाया कर रहा है जैसे उसने गजा में किया, ताकि ऑक्यूपेशन कर सके। वो बिल्डिंग्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल मलिया मेड कर देता है ताकि अपने जो कब्जा है उसको कर सके वहां पर। ये सब हो रहा है, और ये लेबनीज डेलीगेशन वाशिंगटन से उल्टा अपने ही लोगों के खिलाफ वो इजरायली जो साजिश है कि जी हिजबुल्लाह की वजह से हम हमले कर रहे हैं, इनको कुछ थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए। तो नबी बैरी ने कहा कि निगोशिएशंस को ब्रॉडर फ्रेमवर्क में से निकाल कर एक यूनिलैटरल निगोशिएशन करना इजराइल से, और वो भी अमेरिका की सालसी में, ये लेबनान को लावारिस बना रहा है, लेबनान को कमज़ोर कर रहा है। और ईरान के स्पीकर ने कहा कि लेबनीज ब्रदर्स, वी कंसिडर देम लेबनीज एज ब्रदर्स एंड कंसिडर देम वन ऑफ अस। आप बिल्कुल हमारे लिए जितने ईरानियंस अजीज हैं उतने ही लेबनीज हमारे लिए जब अजीज हैं। और इजराइल के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना ये लेबनान के लोगों के लिए कोई फायदा नहीं लेकर आएगा, ये उन दोनों ने जब बात की। और हिजबुल्लाह ने अटैक किया है, नहारिया में आकर रॉकेट्स गिरे हैं, डिफरेंट और जगहों के ऊपर हिजबुल्लाह जो अटैक्स कर रही है वहाँ पर रॉकेट्स आकर गिर रहे हैं। क्रियात शमोना में 11,000 जो इसराइली हैं उन्होंने रिक्वेस्ट दी है कि हमें यहाँ से डिस्प्लेस किया जाए, हम यहाँ से मतलब डिस्प्लेस होना चाहते हैं, हम वहाँ से मूव करना चाहते हैं, लेकिन इसराइली गवर्नमेंट ने उनकी रिक्वेस्ट जो वो रिजेक्ट कर दी है, क्योंकि जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी इसराइल की शिकस्त उतनी ज़्यादा वाज़ेह होगी। और राइटर ये बता रहा है कि ईरान यूरेनियम को डाइल्यूट करने पर एग्री हो गया है। तो ये इस तरह की बातें हैं जो पाकिस्तान का डेलीगेशन तेहरान में मौजूद है, तो इस तरह की यूरेनियम इनरिचमेंट और ये सारा वहाँ पर डिस्कस हो रहा है। राइटर्स कह रहा है कि ईरान इस पर एग्री हो गया है। और जो मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर हैं वाशिंगटन में हैं, वहाँ पर वो अमेरिका को कन्विंस कर रहे हैं कि भाई बात आगे बढ़ाएं और एक डील यहाँ पर करें। व्हाइट हाउस कह रहा है कि ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल इन ईरान, ट्रम्प सीक्स अ फाइनल सोल्यूशन। और सोमाली लैंड में इसराइल ने एम्बेसडर तैनात कर दिया है, सोमालिया ने इसको रिजेक्ट किया है। मुल्कों को, रीजन के मुल्कों को होश के नाखून लेने चाहिए। इसराइल एक एक मुल्क के लिए खतरा बन रहा है, वो एक एक OIC मुल्क को डिवाइड कर रहा है, उस पर जंगें छेड़ रहा है। अब देखना है कि सोमाली लैंड में उसने अपना एम्बेसडर कर दिया है, क्योंकि जब उसने सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज किया, इन्होंने सिर्फ आगे से स्टेटमेंट जारी की, इसराइल को अंदाजा हो गया ये इतने जोगे हैं, तो उसने अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ा दिया। तो आप देखेंगे वो सोमाली लैंड को अपना मिलिट्री का अड्डा बनाएगा। तो दूसरी बात यह है कि व्हाइट हाउस कह रहा है कि तमाम ऑप्शंस ऑन द टेबल हैं, और ये इस तरह की ये बातें करते रहे। इनके पास बड़ी महदूद सी डिक्शनरी है व्हाइट हाउस के पास भी। तो बात यह है कि या एक तरफ ज़मीनी जंग खड़ी है या एक तरफ मुआहिदा खड़ा है, और मुआहिदा के लिए अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। उम्मीद की किरण पाकिस्तान है, यूरोप जिस ट्रबल में है और दुनिया जिस ट्रबल में है, इसलिए एक आध चांस है कि ये जो दुनिया का प्रेशर आएगा ये मजबूर करेगा अमेरिका को। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज लगा कर इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।